इमेजिन करिए एक गांव जो जंगल के किनारे बसा हुआ है। हरे भरे खेत हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। शाम का लगभग 3:30-4 बजे का समय है। एक लड़का अपने रास्ते जा रहा था। लड़के की उम्र थी लगभग 12-13 साल के आसपास। वो शांति से जा रहा था, इतने में एक लेपर्ड आता है जंगल से निकल के। वो उस लड़के के ऊपर अटैक करता है और अनफॉर्चुनेटली इस अटैक में उस लड़के की डेथ हो जाती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो महाराष्ट्र में हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित सक्सेना है। मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट बट पैशन और दिल से एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हूँ। ये बात है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के पिंपरखेड़ गांव की। सिर्फ एक मौत नहीं हुई है, उससे कुछ दिन पहले भी एक लेपर्ड ने अटैक किया था। और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले एक साल में लेपर्ड और मैन के कॉन्फ्लिक्ट में, सिर्फ पुणे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें लगभग 5 मौत हो चुकी है। लोग परेशान हैं। कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा था तो लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी जला दी। हालांकि सरकार ने भी कदम उठाया। सरकार ने लेपर्ड को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। ये सिर्फ महाराष्ट्र या पुणे ज़िले की बात नहीं है। अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो उत्तराखंड में साल 2025 में जनवरी से लेकर के सितंबर यानी 7 महीनों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में 27 मौतें हुई और 138 लोग घायल हुए। इस डेटा में से 6 डेथ और 25 जो घायल हुए वो सिर्फ लेपर्ड के कारण। इसके अलावा एमपी के श्योपुर ज़िले में लेपर्ड ने एक 9 साल के बच्चे के ऊपर अटैक किया। हालांकि उसकी माँ बहुत बहादुर थी तो उन्होंने अपने हाथों से खींच के उस बच्चे को मौत के मुंह से निकाला। इसके अलावा राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, सिरोही, इन एरियाज़ में तो लेपर्ड के मैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के मामले आए दिन पेपर में आते ही रहते हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तब मैंने कुछ ऐसी जगहों के एग्जाम्पल देखे जहाँ पे लेपर्ड और मैन के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सक्सेसफुली ठीक तरीके से कंट्रोल किया गया है। उन सभी एग्जाम्पल्स में मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम सबसे ऊपर था। बाकी जितनी भी जगह हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वो या तो छोटे गांव या कस्बे या ऐसे शहर नहीं हैं मुंबई के जैसे जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का लोड हो। संजय गांधी नेशनल पार्क ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो चारों तरफ से मुंबई शहर से घिरा हुआ है। एक तो मुंबई शहर की पॉपुलेशन, दूसरा मुंबई की पॉपुलेशन की डेंसिटी। तो इतने बड़े एरिया में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर पाया तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। एक तो स्पीसीज़ और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, ऊपर से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना। बट ये सब पॉसिबल हो पाया सुनील लिमये साहब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थे और विद्या आत्रेय मैम जो एक एनजीओ से थी, उन दोनों के मिक्स्ड एफर्ट्स की वजह से। सुनील लिमये साहब महाराष्ट्र के एक्स पीसीसीएफ रहे हैं और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के एक मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम तो सबने सुना ही है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है। तो आइए सुनील लिमये साहब से ही जानते हैं कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी पावर्स क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। बट उससे पहले मैनी मैनी थैंक्स टू लिमये साहब, क्योंकि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना वक्त निकाला ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ सके। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी में, एम्पावर्ड। हाँ। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? आई नो इट, बट जब मैंने फर्स्ट अच्छा। टाइम हाँ सुना था, जब मिस्टर थापर थे उस कमेटी में, तब मैंने सुना। हाँ हाँ तब आई हैड टू हाँ हाँ। गूगल इट। तो आई हो। मतलब आई वुड लाइक कि लोगों को ऐसा गूगल नहीं करना पड़े, लोगों को पता हो। सुप्रीम यस कोर्ट एवरीवन यस। नोज, बट व्हाट इज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी? वेल, दे कैन नॉट बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल। इट। यस यस, राइट राइट। ये हुआ था 2000 के बाद। ऐसी बातें हुई कि काफी सारे एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्ट के वायोलेशन। आप सबको अगर पता होगा तो 95 में एक पिटीशन केरल के एक आदमी ने डाला था। उसका नाम था थिरुमला पकड़। ये जो था, इसने एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में। सर, बहुत सारी ऐसी एरिया है जो लीगली फॉरेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन वो दिखती फॉरेस्ट जैसी है, और लोग वहां जाके बाकायदा पेड़ तोड़ मतलब देते हैं। जो ये है कि एरियाज गवर्नमेंट फॉरेस्ट। नोटिफाइड नहीं है, ये प्रोटेक्टेड एरिया तो की दिस लिस्ट इज में नहीं। कॉल्ड एज अ, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ गोदावर्मन केस। सब लोग गोदावर्मन केस नाम से जानते हैं। तो गोदावर्मन एक सज्जन थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सर, इस पे रोक लगाइए। जंगल जैसे दिखता है लेकिन लीगली जंगल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधे से कह दिया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मीनिंग से जो भी कोई जगह जंगल जैसी लगे उसको बचाना। ओके। उससे इतना ये फायदा हो गया कि कहीं भी गलत काम होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट यूज टू कंसिडर एनी एप्लीकेशन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
ओके। और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट का कोई भी नाश कर रहा हो तो उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि इतने सारे केसेस हो जाएंगे, इतने सारे लोग हो जाएंगे, तो कोई एक्सपर्ट कमेटी एक बननी चाहिए। तो उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया हाई पावर कमेटी। हाई पावर का। और उसी हाई पावर कमेटी 2005-6 के बाद उसी कमेटी का नाम हो गया सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। अब ये दिस कमेटी वाज एक बनाई डिसीजन गई ऑफ सीओ मोटो, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कमेटी बन गई। अब सेंट्रल कमेटी है एम्पावर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कुछ अधिकार दे के रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो डिसीजन अभी तक के दिए हैं फॉरेस्ट एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए, वहां कुछ दिक्कतें हो रही है, वायलेशन हो रही है, तो हमारी जो कमेटी है उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, उसकी इंक्वायरी कर सकती है, अधिकारियों को बुला सकती है, और फिर हमारा रिपोर्ट जो है हम सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर देते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट टेक्स एक्शन ऑन दैट। मानो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कर दिया, कोई रीट पिटिशन दाखिल किया रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बार उससे हम लोगों से चाहती है कि हम क्या अपनी राय देते हैं, टेक्निकल राय। तो सुप्रीम कोर्ट वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या इवन रीट पिटिशन वो हमारे पास भेज देती है, कहती है आप इसकी इंक्वायरी करो एंड गिव योर रिकमेंडेशन टू अस, वी विल टेक द डिसीजन। तो इस तरह से हमारा काम होता है सुप्रीम कोर्ट को टेक्निकलिटी में समझने में और उनको डिसीजन लेने में सुविधा करने के लिए मदद करो। और पावर हमको जो दी है वो सुप्रीम ने दी है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 और 5 के अनुसार ये कमेटी बनी हुई है। फिलहाल इस 5 लोगों की कमेटी है, एक चेयरमैन होता है, उसमें 3 लोग होते हैं मेंबर, एक होता है फॉरेस्ट एक्सपर्ट, एक होता है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एक होता है एनवायरमेंट का एक्सपर्ट, और एक होता है मेंबर सेक्रेटरी। तो फिलहाल हम लोग मेंबर सेक्रेटरी पोस्ट खाली है, हम 4 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। 3 हम लोग रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एनवायरमेंट के एक डॉक्टर है जो खुद एक साइंटिफिक ऑफिसर करके रिटायर्ड हो। हम सब लोग रिटायर्ड है, और जितने भी सर्विस की है उसका बेनिफिट कैसे हो जाए ये समझ के ये डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी जो अपॉइंट की। और हम लोग जैसे 60 साल में रिटायर्ड हो गए, 61 या 62 में हम लोग कमिटी में आ गए, तो टेन्योर हमारा एट द एज ऑफ 66 रहेगा। और हमें जो जवाब जिसे देना है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। मतलब हम हमारे रिपोर्ट हर चीज जो है सुप्रीम कोर्ट सबमिट करते हैं। हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस है मिस्टर गवई सर, ये इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि वो ग्रीन बेंच भी देखते थे, और ये ऐसे जज है कि जो वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट इसमें काफी सारी रुचि रखते हैं। और ये सब लोग ऐसे देखो हायर जुडिशरी ने हमेशा फॉरेस्ट को मदद की है। जो कुछ मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो कुछ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट बचा है उसके लिए ऑल द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि लोअर कोर्ट ने मदद नहीं की है, लेकिन लार्ज टाइप के जो डिसीजन होते हैं जो आम आदमी को पता ही नहीं रहता कि ऐसे कोई डिसीजन उसके भले के लिए है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिए है। तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज को समझे, लोगों से पूछे, पूरी इंक्वायरी करे, फिर अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दे। देन सुप्रीम कोर्ट टेक्स इट्स ओन डिसीजन। अब जानते हैं उन कारणों के बारे में कुछ जिनके कारण आजकल के टाइम पे मैन और लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा है समय के साथ में। तो इनमें सबसे पहला कारण है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। पुराने समय में जंगल हुआ करता था, जंगल के टुकड़े नहीं होते थे छोटे छोटे। आज के समय में उस जंगल के बीच में से कहीं से रोड निकाल दिया है, कहीं से कैनाल निकाल दी है, कहीं डैम बना दिया है, कहीं अर्बनाइजेशन हो गया है, कॉलोनीज़ कट गई हैं, कहीं रिजॉर्ट्स बन गए हैं। तो इनके कारण जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो गया। जानवरों को नहीं पता ये सब, वो पहले की तरह ही वहाँ से पास होते हैं, और इसके कारण से जब वो इंसानों के सामने आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड एनिमल बोथ। मैन तो बढ़ ही रही है, हम लोग तो कुछ कसर ही नहीं छोड़ते पॉपुलेशन बढ़ाने में। एनिमल की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम लोगों के कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनजीओ, सरकार सब जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स लगा रही है उसके कारण जानवरों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हिस्ट्री के हिसाब से आप देख लीजिए, साफ साफ है। टाइगर पहले किस नंबर पे था, आज किस नंबर पे है, लेपर्ड के संख्या पहले क्या थी और आज के टाइम पे क्या है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी कंपटीशन बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी वैसे वैसे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और कारण है ह्यूमन बिहेवियर का। बिल्कुल ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर भी एक कारण है। इंसानों को पता है कि यहाँ पे जानवर घूम रहा है, ये एरिया जानवर का है, यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है, फिर भी इंसान अंधेरे में अकेला जाए, बच्चों को अकेला छोड़े,
या फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिन्हें फॉलो करना होता है, वो फॉलो नहीं करता। और सब लोग मना करते हैं कि जानवर है वहाँ पे, अगर कोई वाइल्ड एनिमल है, कोई प्रेडेटर है, तो आपको स्क्वाट करके यानी उकड़ू नहीं बैठना। अगर वो बैठेगा बच्चों को अकेला, ये सब कारण हैं, इनके कारण फिर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है फूड प्रे स्कैरसिटी। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इसके कारण कंपटीशन बढ़ रहा है जानवरों में आपस में, मतलब एक ही स्पीसीज़ के जानवरों में आपस में। तो जो बैलेंस है उनके खाने का, उनके भोजन का और उनकी संख्या का, वो जो बैलेंस वो बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि खाली जो लोग रहते हैं उनकी गलती है। हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आती है? जो इन बॉर्डर्स पे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे रहते हैं उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को हमेशा डर बना रहता है। वो रात को अंधेरा होने पे अकेले कैसे निकलें, कभी कहीं से रात को लेट आ रहे हैं तो वहाँ से पैदल आना पड़े या साइकिल पे, टू व्हीलर पे आना पड़े, तो वो कैसे आएँ अकेले अंधेरा होने के बाद में। इसके अलावा खेती-बाड़ी के काम के लिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और शाम को लेट आना पड़ता है, तो वो उनको टाइमिंग चेंज करनी पड़ती है। उन्हें दिन निकलने के बाद निकलना पड़ता है घर से खेतों की तरफ, और शाम को भी अंधेरा होने से पहले आना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लाइफ स्टॉक यानी उनके मवेशियों पे भी खतरा बना रहता है। फेंसिंग उन होती है, फिर भी लेपर्ड ऐसा जानवर है, उसको लिए फेंसिंग पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेंसिंग कूद के जाता है अंदर, भेड़ बकरियों को उठा के ले जाता है, तो उनका नुकसान होता है। यानी हम बैठे बैठे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअली वहाँ पे रह रहे हैं, जिनके ऊपर सब कुछ गुजर रही है, जो इतने प्रेशर में हैं, जो इतने डर के माहौल में रह रहे हैं, उनके इमोशंस का, जिनके साथ बीतती है उनके इमोशंस का तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए किसी ऐसे इंसान से ये चीज़ें समझना ज़्यादा इजी रहेगा जिसको इन फील्ड एक्सपीरियंस हो, जिसने वहाँ पे उस जगह पे रह के इन सब चीज़ों का सामना किया हो। वो बहुत अच्छी तरह से ये इनके कारणों को, इनके सामने जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को, और सबसे बड़ी बात इस चीज़ के सल्यूशन को समझा सकता है। तो आइए हम वापस से बात करते हैं लिमा साहब से कि उनके क्या एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में इन फील्ड। हाँ तो सर, आज के सिनेरियो में जैसे लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ये शुरू हुआ था, जो ज्यादा लाइमलाइट में आया है, वो बॉम्बे के आसपास संजय गांधी नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। तो उसमें वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, काफी जो लोकल एनजीओज उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए। तो वी वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने उसमें ऐसा क्या किया था जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो पाया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात ऐसी है अर्पित, महाराष्ट्र में ये काफी समय से चल रहा था। 2000 के बाद में 2001, 2, 3, 4 कि हर जगह पे तेंदुआ की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। तेंदुए हर जगह मिल रहे थे, कहीं अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, फॉरेस्ट के बाउंड्री पे। और ये इसीलिए होता जा रहा था कि सब जगह पे जहां जहां पानी आया था, जहां पानी था, कैनल सिस्टम थी, जहां गन्ना लगाते थे, जहां ग्रेप्स लगाते थे, अंगूर लगाते थे, ये सारी जगह पे जहां पानी दिया जाता है वहां वेजिटेशन काफी अच्छा हो जाता है, ठंडक रहती है। और वो जगह ऐसी होती है कि जहां ह्यूमन हैबिटेशन के पास ये सारी चीजें होती है। और लेपर्ड के लिए इससे अच्छा बढ़िया जगह कोई नहीं थी, क्योंकि ऐसी ठंडक वाली जगह पे गन्ने के खेत में रहो। नवंबर दिसंबर का ये जो महीना होता है तब गन्ने फसल काटी जाती है, और ये सब गन्ना चलाता है शुगर केन फैक्ट्रीज में। उसी टाइम पे ये लेपर्ड का बच्चे देने का समय होता है। जिस स्टेज में उनका खत्म होता है नवंबर दिसंबर जनवरी में, तब बच्चे पैदा हो जाते हैं। उनके बच्चे देना और उसी समय ये फसल काटने के लोग वहां खेत में जाना, इससे ये इंटरफेस काफी गन्ने वाले एरिया में हो गया है। उससे ज्यादा ये इंटरफेस जब ज्यादा हो जाता है, जब हानि आदमी को पहुंचती है, तो हम उसको कंफ्लिक्ट कहते हैं। अर्बन एरियाज में देखो तो ये क्यों हो रहा है। पहले ऐसे महाराष्ट्र में सिचुएशन थी, महाराष्ट्र में कहीं भी अगर लेपर्ड पकड़ा गया, तेंदुआ पकड़ा गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको ट्रैंकुलाइज करके ताबे में लिया, तो आके छोड़ देते संजय गांधी नेशनल पार्क के, ये समझ के ये पूरी जो है ये मातृभूमि लेपर्ड की है। जबकि हालांकि ऐसा नहीं था। लेपर्ड होती है बिल्कुल बिल्ली जैसी, एक ही फैमिली है, कैट फैमिली। आप उसको कहीं से भी लाके छोड़ दो, वो वही वापस चला जाएगा जहां उसका जन्म हुआ है, जहां उसको खाना मिलता है, जहां उसकी माँ ने उसको सिखाया किस तरह से हंटिंग करना है। तो जब मैं 2000, बिल्कुल, तो होमिंग इंस्टिंक्ट है। तो 2011 में मैंने ज्वाइन किया था संजय गांधी नेशनल पार्क एज ए डायरेक्टर। मेरे सामने दो बड़े सवाल थे।
एक था कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बाउंड्री पे जितने सारे एनक्रोचमेंट थे, करीबन 50,000 झुग्गी झोपड़ी और 2 लाख लोग, उनको वहां से हटाना था। ये मेरा पहला काम था एज अ फॉरेस्टर। एज अ वाइल्ड लाइफर मेरे सामने दूसरा ये था कि लोग ये कहते थे कि सर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में काफी सारे तेंदुए हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं और लोगों पे हमला कर देते हैं। मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त है, डॉक्टर विद्या अत्रेय, जो खुद एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। मुझसे मेरी काफी पहचान है, बहुत बार हम लोग बातें करते रहते थे। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया संजय गांधी नेशनल पार्क, तो विद्या से मैंने फोन पे बात की। मैंने कहा, विद्या, दो चीजें मुझे यहाँ पे देखनी है कि ये जो मिथ है लोगों के मन में कि यहाँ तेंदुए बहुत ज्यादा है, खाना नहीं मिलता, इसीलिए वो बाहर आके लोगों पे हमला कर देते हैं। जबकि ये मैं जानता था ये झूठ है, ये गलत बात है, लेकिन इसको प्रूव करना था और लोगों को बताना था। तो विद्या ने मुझे कहा, सुनील, इसके लिए हम लेके प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओपन एंडेड प्रोजेक्ट रखेंगे और ये सिर्फ सरकारी काम नहीं रखेंगे। एनजीओज, मीडिया, ऑल द स्टेक होल्डर, इनको सबको साथ में लेके हम लोग इसको करेंगे तो लोगों को पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड बेसिक थिंग वाज वी कंसीव्ड अ प्रोजेक्ट जो कि लोगों के साथ मिलके होगा, लोग इसे करेंगे और सभी स्टेक होल्डर। बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग एज ए अथॉरिटी काम करते हैं तो हमारी बात चलती रहती है, दूसरे के लिए कोई वहां जगह ही नहीं रहती। एग्जैक्टली। हमने ऐसा किया कि हर कोई बोलेगा, हर कोई सोच समझ के बोलेगा, कोई भी दिक्कत आई तो वी विल डिस्कस, विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। फिर हमने ये किया कि पहले ये देखते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क के कितने लेपर्ड है। तो हमने सब जगह पे वहां पे मार्किंग करके कैमरा ट्रैप्स लगवा दिया। पूरे 104 किलोमीटर कवर हो जाएगा। हर 3 या 4 स्क्वायर किलोमीटर में 4 4 कैमरे लगा दिए। उसे पता लग गया कि इस हमारे पार्क के एरिया में कम से कम 35 लेपर्ड है। ओके। अब 35 लेपर्ड 104 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी तो बहुत हाई डेंसिटी हो गई। हम ये समझ के चलते हैं कि 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक लेपर्ड रहेगा। मतलब पूरे संजय गांधी नेशनल पार्क में लेपर्ड होने चाहिए 10 या 12, लेकिन रह रहे वहां 30 या 35। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर खाना ही नहीं है पार्क में तो इतने रहेंगे कैसे ये? फिर पता लगा कि लेपर्ड का ऐसे भी कुछ लेपर्ड है, इनका जन्म यहाँ हुआ ही नहीं है। वो संजय गांधी पार्क के बाउंड्री में गोरेगांव, माला, ठाणे, येऊर, ये जो सब अर्बन जगह है, यहाँ के एरिया में लेपर्ड ये पैदा हुए और ये सब जगह भी घूमते रहते हैं। तो हमने सोचा कि अब इनको खाने को क्या मिलता है। फिर हमने जो स्कैट होता है उसकी ड्रॉपिंग, उसका डीएनए एनालिसिस करवाया। तो ओके। एक बात समझ में आई, जो संजय गांधी नेशनल पार्क में हमने जो स्कैट इकट्ठा किया था, उस स्कैट में हमें जो बाल मिले थे वो चीतल के थे, सांबर के थे, बंदर के थे। ये मतलब सब नेशनल प्रे था उसका। और जो संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहर जो स्कैट कलेक्ट किया गया था, उसका जब डीएनए टेस्टिंग किया तो पता लगा उसमें 60% बाल जो है वो कुत्ते और सुअर के हैं, जो बाहर से आपने कलेक्ट किया जो बाहर नेशनल के बाहर बाहर। रहते हैं। ओके। इससे क्या पता लग गया कि खाना दोनों जगह पे मिल रहा है। हम्म। खाना पार्क के अंदर भी है, पार्क के बाहर भी है। तो हम्म। बाहर क्यों लेकर खा रहे हैं? तो ये पता लग गया कि देखो, जंगल में जब तेंदुआ शिकार के लिए निकलता है तो उसका हर एटम में उसे शिकार नहीं मिलती है। 10 वो एटम करेगा तो उसमें एक ही बार उसको शिकार मिलती है। यही अगर तेंदुआ बाहर जाएगा, जहां गंदगी पड़ी है, जहां स्लम्स है, जहां डेबरी पड़ा हुआ है, जहां कूड़ा कचरा फेंका गया है, वहां बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, फेरल डॉग्स, और ये डोमेस्टिक केट वाले सुअर। और लेपर्ड को उसको पकड़ना बड़ा आसान है। इजी है। एक अटेम्प्ट करो कुत्ता मिल जाता है, एक अटेम्प्ट करो सुअर मिल जाता है। उससे ये पता लग गया कि जहां इजीली फूड अवेलेबल है, जहां गंदगी बहुत ज्यादा है, उस एरिया में लेपर्ड पलते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे वही बड़े हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब जितनी ज्यादा गंदगी, जितनी वहां स्लम, वहां लाइट कम नहीं है, म्यूनिसिपालिटी ने उनको कुछ दिया नहीं है, अनऑथोराइज सेटलमेंट्स है, उसको कोई एम्यूनिटी नहीं दे रहा है, लोग बाहर आके ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। और जब लोग स्क्वैटिंग करके जमीन पे बैठ जाते हैं, स्पेशली बच्चे, और लेपर्ड वहां से घूम रहे हैं, तो उसको लगता है ये भी तो अपना प्रे ही है। सही है। फिर वो बच्चे को उठा लगा, आदमी को उठा लेगा। और फिर लेपर्ड को ये पता लग जाता है, अरे कुत्ते से भी इनको उठाना बड़ा आसान है। आसान है। कुत्ता थोड़ा दौड़ेगा तो सही, सुअर दौड़ेगा, ये कहां से दौड़ने वाला है आदमी। और ये पता लग गया कि अब इसका काम यही है, जो लेपर्ड को इजी फूड मिल रहा है उसे कम करना है। तब हमने डिसाइड किया कि पक्का हो गया। अब स्टेक होल्डर में पहले आई म्यूनिसिपालिटी, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहर जो काम करना था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपालिटी को करना था।
वहां जाके हमारे लोगों की अगर बात करनी तो मैंने कहा हम लोग पहले एनजीओ को साथ मिलेंगे, मीडिया को साथ मिलेंगे, तो वो मेरी टीम में आ गए। फिर हमने ये किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम हमेशा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब रिएक्शन वाला नहीं होना चाहिए। मानो कल अर्पित ने मुझे फोन किया कि सर यार लेपर्ड आया है, मेरी रिएक्शन क्या होगी, ठीक है अर्पित चिंता मत करो, मैं किसी को भेज देता हूँ। देता हूँ। लेकिन मैं रिस्पॉन्स क्या दूंगा कि अर्पित डोंट वरी, वही रहना, मेरे लोग 10 मिनट में वहां आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना। बाकी लोगों को ये बता दो कि वो घर के अंदर रहे, कोई फोटोग्राफ खींचने के लिए लेपर्ड के पास ना जाए, मेरे लोग वहां पे आएंगे, लेपर्ड को पकड़ेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। तो मेरी टीम बन गई रिस्पॉन्सिव। दिस मैंने मेक्स अ ह्यूज 24/7 चलने वाली एक फोन लाइन वहां लगा दी, अभी भी वो चलती रहे। उसका नंबर अभी मुझे 14 साल बाद याद है, 022-244-8866 9। बोले कोई भी लिख सकता है, 022-288-44669। आप कभी उसे फोन करो, ये फोन कोई ना कोई उठाएगा, आपकी कंप्लेंट करा। अब इससे क्या होने लगा, बाजू वाले लोगों में एक अच्छा सा माहौल पैदा हो गया। वो कहते रहे फॉरेस्ट वालों को कभी भी फोन लगा, वो फोन ले लेते हैं और उनकी टीम पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। फिर मैं अच्छी सी एक टीम बनाई 5-6 लोगों की, जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनको वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी पता है, उनको पता है जाके लोगों से क्या बात करनी है। जैसे लोग कहते हैं ना, हमेशा भगवान ने मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं, तो जितना बोलोगे उससे दुगना सुनने की आदत रखो। मैंने कहा लोगों की बात सुनो, वो गाली गलौज करेंगे, गुस्सा करेंगे, कहेंगे फॉरेस्ट काम नहीं करता है, मान लो उनकी बात है और धीरे से समझाओ उनको। उससे क्या हो गया, अब लोगों को पता लगने लगा कि तेंदुआ हो ना हो, फॉरेस्ट वाले तो आएंगे जरूर। फिर हमने पुलिस वालों को साथ लिया, पुलिस वालों को समझाया। फिर थोड़ा हम लोगों ने पर्सनल रैपो किया पुलिस वालों से, क्योंकि वो भी 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। उनके जो सीनियर अफसर थे, मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने पूछा मैं यार पुलिस का क्या काम फॉरेस्ट में। मैंने कहा यार बहुत तुम्हारा काम होता है, हम जब भी कभी लेपर्ड रेस्क्यू के लिए जाते या कहीं लेपर्ड आ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई फेटेलिटी हो गई, तो लोग फॉरेस्ट वालों को मारने पे आ जाते हैं। आ जाते हैं। उस टाइम मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, आप क्राउड को कंट्रोल रखो। और हमने पुलिस वालों को कहा आप 24 घंटे काम करते, कभी जंगल में घूमने के लिए आ जाओ, फैमिली के लिए आ जाओ, देखो जंगल क्या होता है, ये जंगल बचाना तुम्हारा भी कैसे काम है। तो उससे क्या हो गया, पर्सनल रैपो हो गया, पुलिस वालों को भी अच्छा लगने लगा। तो पुलिस के पास बाद में जैसे फोन आने लगे, पुलिस खुद कहती थी अरे तुम चिंता मत करो, आपको तेंदुआ कुछ नहीं करेगा, आप उसके बाद जाओ मत, वहां से निकल जाएगा, आप लाइट लगा के रखो। मतलब लोगों भी धीरे धीरे हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं। फिर हमने म्युनिसिपालिटी को बताया कि रोज अगर तुम यहाँ से कचरा उठा लोगे, कूड़ा कचरा यहाँ से जाएगा, डेबरी नहीं पड़ा रहेगा, लोगों को ओपन डेफिकेशन नहीं करने दोगे, सब जगह पे सोलर लाइट लगाओगे, तो तुम्हारा नुकसान तो कुछ है नहीं और लोगों की जान बच जाएंगी। और हमने हर सैटरडे संडे एनजीओ को साथ लेके हर सोसाइटी में, हर स्लम में जाके बताना शुरू कर दिया कि ओपन डेफिकेशन से दिक्कत क्या होती है, जान तुम्हारी कैसे जा सकती है। तुम्हारे घर के बाजू में कोई भी घास बड़ी हो, श्रब्स है, तो उसको काट के साफ रखो, मतलब लेपर्ड वहां छुपेगा नहीं। अब लेपर्ड होता है बिल्ली जैसा, वो कहीं भी छुप जाएगा ना, वो बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक एनिमल है, एम्बुश धीरे करके धीरे वो क्या अटैक होगा करता कि हाँ, तो लेपर्ड का इजी फूड बंद हो गया, सोसाइटी में लाइटें लग गई, फेंसिंग बड़ी कर दी, कुत्ते अगर घुमाने ले जाने हैं डोमेस्टिक डॉग तो उसको लीश पे लगने लगे। तो एक सिंपल सी बात हो गई, 1 या 1.5 साल में लोगों को पता लग गया कि अरे भैया गलती अपनी है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क का बाहर का जो एरिया अब इतना अर्बनाइज्ड है, वो किसी जमाने में फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट था। वो लेपर्ड के रहने की जगह थी। अब क्या हो रहा है, लेपर्ड ये कह रहा है कि भाई साहब आपने मुझे संरक्षण तो दे दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, मेरी संख्या भी आप लोग बढ़ा रहे हैं, अब मुझे रहने की जगह दे दो। तुमने मेरी जगह ले ली, उसको जगह को खाली कर दो। अब करोड़ों रुपए वाली वो जगह कोई आदमी तो छोड़ेगा नहीं। तो हमने कहा कि मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम था मुंबईकर्स फॉर SGNP, संजय गांधी नेशनल पार्क, वो हमने धीरे से चेंज कर दिया लिविंग विद द लेपर्ड्स। उसका मतलब ये है कि एक तो लेपर्ड को जगह दे दो या लेपर्ड के साथ जीना सीख लो। अब लोग पूछे सर लिविंग विद द लेपर्ड्स कैसे, मतलब इसलिए कि दैट डज नॉट मीन कि लेपर्ड को गले लगा लो। लिविंग विद द लेपर्ड्स मीन एक ही एरिया तुम लेपर्ड के साथ शेयर कर रहे हो, बस ऐसी कुछ भी मत चीज करो जो लेपर्ड को अच्छी लगे। तुमने गंदगी की, लेपर्ड को अच्छा लगेगा, वो वहां खाना ढूंढने आ जाएगा। तुम गंदगी नहीं करोगे, वहां खाना ही नहीं मिलेगा, तो लेपर्ड वहां पे आएगा नहीं। एक्सप्लेनेशन है सर। यस, और वाइल्ड लाइफ का क्या होता है कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशन अगर मिलती है तब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है।
अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो दे डोंट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। हम ही कम नसीब लोग हैं, कोई भी कंडीशन रहे पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे फेवरेबल कंडीशन कम हो गई, अपने आप कंट्रोल आ, अपने आप अटैक कम हो गए। अब ये सबको पता लग गया, म्यूनिसिपैलिटी को पता लग गया, अरे लेपर्ड के मामले में हमारा भी काम है। पुलिस को पता लग गया कि फॉरेस्ट को अगर हम लोग मदद करेंगे तो लॉ ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होगी। पुलिस पे भी उतना ही प्रेशर रहता है ना, किसी जगह पे लेपर्ड से कोई डेथ हो गई, पुलिस पे उतना ही प्रेशर रहता है, लोग रास्ता बंद कर देते हैं, चक्का जाम हो जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाती है। पॉलिटिशियन को धीरे धीरे समझ में आ गया। तो 2011 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, 12 से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। अब पिछले 13 साल में संजय गांधी नेशनल पार्क के एरिया में आजू बाजू में लेपर्ड अटैक जो है वो अभी एक्सीडेंटल रह गए हैं। कोई रात को लेपर्ड अचानक रास्ते पे आ गया, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, वही इंटरफेस होता है। तो ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट से क्या पता लग गया कि कहीं भी कोई भी वाइल्ड एनिमल की या लेपर्ड की गलती है नहीं है, गलती हमारी है। लेकिन इसके लिए मतलब सोल्यूशन ढूंढने जाते थे तो हमेशा फोकस में रखते थे लेपर्ड को कि ये लेपर्ड ही गलत है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने वो फोकस बदल दिया। हमने वो फोकस किया आम आदमी पे। हमने कहा आदमी गलत, इसको तुम सुधारो, क्योंकि लेपर्ड को तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेपर्ड को सिखा नहीं पाऊंगा, लेपर्ड को सुधार नहीं पाऊंगा। सुधारना तो आदमी को ही है। वो जैसे हमने उनको सुधारना शुरू कर दिया, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन गया। लोगों को पता लग गया अभी कि लेपर्ड के साथ कैसे रह सकते हैं। ये जैसे पता धीरे लग गया तो मैं राजस्थान में तब आया था, जब मैं 11-12 में था, वहां पे 14 या 15 में वहां पे आया था बताने के लिए। वाल्मीकि थापर जी मुझसे मिले थे। स्टेट वाइल्ड लाइफ की बोर्ड की मीटिंग में मैंने प्रेजेंटेशन किया कि हम लोगों ने कैसे काम किया। तो सबने यही कहा कि सर हम यही गलती करते आ रहे हैं, हम समझे कि गलती लेपर्ड की है, अब हम इस तरह से सोचेंगे कि गलती हमारी है। सेम मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया उत्तराखंड में। वहां भी उन लोगों को पता लग गया कि लोग देखो, मेरे घर के सामने अगर रोज शाम को लेपर्ड आता है, मुझे पता है, तो मुझे क्या करना है, मेरे घर के बाजू में ऐसी कोई भी जगह नहीं रखती है मुझे कि बाहर लेपर्ड छुप जाए। मेरे घर के बाजू में अच्छे से लाइट मुझे लगा लेना है कि मुझे कहीं से भी पता लगे कि लेपर्ड आ गया है। मेरे घर के यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग्स है, तुम उसको उसे बाहर नहीं छोड़ना है, उसे लीश में ही रखना है। क्योंकि शाम के टाइम सवेरे के टाइम लेपर्ड का हंटिंग का टाइम होता है। अगर मैं कुत्ते घर में रखूं तो लेपर्ड तो घर में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो लेपर्ड को धीरे धीरे पता लग गया यार यहाँ के कोई फायदा नहीं है, यहाँ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे प्रॉब्लम कम हो गया। हमने सब जगह बता दिया, कहीं से भी लेपर्ड अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ता है तो वही आजू बाजू के एरिया में उसको छोड़ देना है। कब छोड़ना है उसे? पकड़ने के बाद में उसे मेडिकली चेक करना है, उसे देखना है कि फिजिकली फिट है। क्योंकि देखो, लेपर्ड को कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, उसे कोई जख्म हुई है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसका दांत टूटा हुआ है, उसके क्लॉज खराब हुए हैं, तो वो नेचुरल प्रे के पीछे दौड़ नहीं पाएगा। वो ऐसे पीछे दौड़ेगा, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, आदमी है, तो इजीली पकड़ पाएगा। अगर ऐसे लेपर्ड हमें मिलते हैं तो फिर उसको हम ऑर्फनेज में रखते हैं, उसे फिर जंगल में छोड़ते नहीं। अब बात आ गई जैसे हमारे जुन्नर में हो रहा है या अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में हो रहा है, जहाँ बहुत सारी खेती है, बहुत सारे गन्ना कटाई है, वहां भी हम लोगों को यही कह रहे हैं कि जैसे तुम खेती के लिए पानी देने के लिए शाम को जाओगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा है कि भैया इनको पानी दिन में दे दो, ये क्यों शाम को खेती में जाए। दिन में अगर दे देंगे, सूरज की रोशनी है तभी पानी दे दो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बात मान ली, पुलिस को हमने तैनात किया। मैंने कहा कहीं भी गड़बड़ होती तो पुलिस वालों को जाना पड़ेगा। यहाँ भी हमको समझाना पड़ा सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि जब भी कभी बाढ़ आ जाती है, जब भी कभी बिजली गिरती है, जब भी कहीं सुनामी होता है, भूकंप होता है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम करता है। लेकिन कहीं भी लेपर्ड आ गया, टाइगर आ गया, बोलते जाओ फॉरेस्ट वाले तुम काम करो। क्यों ऐसा? ये जो जंगली जानवर है वो सभी के है ना, सिर्फ फॉरेस्ट के थोड़ी है वो। तो जब सुनामी आएगी, भूकंप आएगा, तब पूरा डिस्ट्रिक्ट एक साथ काम करेगा। तब जब हाथी आएगा, लेपर्ड आएगा, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ होकर काम करना चाहिए। और अभी जैसे शुरू हो गया, वो धीरे धीरे फर्क हो रहा है यहाँ के लिए। सिर्फ होता क्या है, बहुत बार लोग कहते हैं जैसे सर खेत में जाना है। अब अकेला आदमी सवेरे खेत में निकल जाता है, नीचे बैठ के वो खेत का काम करता है, तो हम जब उसको बोलते हैं कि देख भैया यहाँ पे लेपर्ड है, तू अकेला स्क्वैटिंग करके काम करेगा तो तेरी जान जा सकती है, तो 2-3 लोग मिलके आ जाओ, एक आदमी खड़ा रहेगा,
ट्रांजिस्टर या मोबाइल चलते रहने दो, गाना बजने दो, कि लेपर्ड को लगना चाहिए कि आप बहुत सारे लोग हैं। ओके। हाथ में एक लकड़ी रखो, उसको धीरे धीरे जमीन पे मारते चले जाओ। शाम को कहीं बाहर जाओगे तो 3-4 की टोली बना के जाओ, अकेले मत जाओ। आपके जो गाय भैंस भेड़िया बकरी, जो कोई भेड़ बकरी होती है, उसको फेंस वाले तबेले में रखो। स्टेबल जो होता है ना, उसको फेंसिंग करना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए कि हर एक के पास ये इतना पैसा नहीं होगा कि वो फेंस कर पाएगा। तो इस सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिला पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि गांव वालों की मदद की जाए। ये सारी अगर चीजें हम लोग करें, जहां गन्ने की खेती है, अब जैसे गन्ना काटने के लिए बाहर से मजदूर आते हैं, उनके लिए जो कच्चे मकान बनते हैं, वो मैंने कहा खेत के पास मत बनाओ, वो गांव के पास गांव के बनाओ, पास में उसको बना। भी फेंसिंग करो। लेबर वहां भी तो आएगा, उनके भी छोटे बच्चे होंगे, ये बच्चे बाहर डेफिशिएंट के लिए जाएंगे, उनके लिए अच्छे से टॉयलेट बना दो। ये सब अगर हम लोग करेंगे तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये अर्पित बंद कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जितने कंजर्वेशन मेजर ले रहे हैं, वाइल्ड एनिमल की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है। अब हाँ। उनको चाहिए उनकी जगह, जो हम लोग ने पिछले 50 साल में छीन ली है। अब उनको एक तो जगह देके हम निकल जाए। अगर हम लोग जगह नहीं दे रहे तो हम उसी तरह से जिए कि जिसमें वो भी जी सकते हैं और हम भी जी सकते हैं। और ये करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूं कि देखो, जब किसी एनिमल के अटैक में, जैसे हमारे जुन्नर में यही प्रॉब्लम है, कल मैं वहां जा भी रहा हूँ, ओके। रोज कोई ना कोई बच्चा मारा जा रहा है, बूढ़ा आदमी मारा जा रहा है। पर सर अभी जो अब जो अटैक हुआ वो हाँ, डे लाइट में हुआ, आई थिंक 3:30 डे लाइट 3:45 देखो, PM आपको के होता आसपास। कैसे बता दो, अभी जैसे बारिश के बाद में हर जगह पे घास बढ़ी हुई है, हम्म। हर जगह पे शब्द एवरीवेयर इट इज ग्रीन। हम्म। तो हर जगह पे लेपर्ड को जहां जहां चांस है, लेपर्ड छुप के बैठा रहेगा, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा। अब क्या है, छोटे बच्चे पे हमला हो गया, बच्चे जैसा कुछ लेने के लिए झुक गया, बाजू में लेपर्ड था, लेपर्ड पाउंस। अगर इसीलिए वो घास काटी जाए, बच्चों का अकेला नहीं छोड़ना है, पता है ना इस एरिया में लेपर्ड है, नहीं छोड़ना है, उतना कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम्म। अब हम लोगों को क्या हो जाता है कि सर हमारी जगह, हमारा गांव, हमारी खेती, फिर हमें क्यों तो आप लोग रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो। मैं इतना ही कहूंगा, मैं भी समझता हूँ जिसके घर में डेथ हो जाती है, उसको तो कोई रैशनल हम लोग बता नहीं पाएंगे, वो तो गुस्से में रहेगा, वो तो कहेगा मार दो सर लेपर्ड को। हम्म। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चीजें हम लोग सीख लें, अगर जैसे मुझे पता है मेरे घर के बाहर लेपर्ड है और मुझे जिंदा अगर रहना है, लेपर्ड को भी जिंदा रहना है, तो मुझे यह सब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। घर के बाहर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लाइट में जाना पड़ेगा, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये अगर हम लोग करेंगे तो ये पक्का कम होते जाएगा। हम लोग वही बता रहे हैं अभी। अब जिस लेपर्ड की वजह से 4-5 डेथ हो गई है, अब ये भी तो बड़ा मुश्किल है ना अर्पित, ये बताने की सर यही वो लेपर्ड है उसने मारा है वो भी, करके, हाँ, तो वो भी इस नहीं एरिया मालूम में बहुत पड़ेगा। सारे लेपर्ड है। तो अब 3-4 लेपर्ड तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। ऐसा ना हो कि गलती से कोई अलग लेपर्ड मारा जाए, क्योंकि हम लोग जो ऑर्डर इशू करते हैं, वो ऑर्डर सेक्शन 11 होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जिसमें हमें, जैसे मैं जिस पोस्ट पे था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उसको ये पावर होती है ऑर्डर इशू करने की। हम्म। और उसमें लिखा रहता है कैप्चर द लेपर्ड एंड ट्रैंक्विलाइज इट, इफ नॉट पॉसिबल एज इट हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, इट विल बी लिक्विडेटेड। अब गोली मारना तो बड़ा आसान है, आसान। लेकिन 2 लेपर्ड को मारो, 4 को मारो, उससे प्रॉब्लम तो छूटने वाला सोल्यूशन है। नहीं होगा ये सर। प्रॉब्लम तभी छूटेगा जब हम लोग जान लेंगे कि इसकी हर चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे गलती से ये सब हो रहा है, तब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। हम लोग कोशिश, महाराष्ट्र में यही जारी है। महाराष्ट्र एक हमारा ऐसा स्टेट है कि 2022 में हम लोगों ने 10 साल के लिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनवाया है, जो 10 साल के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने लेपर्ड और आदमियों के बीच होने वाला कन्फ्लिक्ट, टाइगर और आदमी के बीच होने वाला कन्फ्लिक्ट, इसके लिए काफी सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाए हैं। हम लोगों ने सब जगह पे बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक साथ ऐसी जगह पे काम करेगा। और हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कोई ह्यूमन फेटालिटी ना हो, ना हो। क्योंकि ह्यूमन फेटालिटी जब हो जाती है तो पूरा रैशनल, पूरी सोच, सब हो पूरा जाता है साइंस कुछ। पूरा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि डेथ डेथ होती है, किसी को भी वो नहीं चाहिए। अगर आपको याद होगा, आज तारीख है मेरे ख्याल से 5 नवंबर, 3 दिन पहले की बात है, 2 नवंबर 2018, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी केस हुई थी, जिसको T1 या अवनी के नाम से जाना जाता है। एक Yes, टाइग्रेस मारी गई थी इसी दिन 2 तारीख के रात को, जब अनफॉर्चुनेटली मैं वही था पांडरकौड़ा में। तो बुरा तो फॉरेस्ट ऑफिसर को लगता ही है ना, डेथ अगर एनिमल की हो जाए। उससे ज्यादा बुरा लगता है कि जब आदमी की मौत होती है।
तो हमारा यही काम है, ये समझना कि तेंदुए कैसे होते हैं। अब देखो टाइगर तेंदुए में फर्क यही है, शेर शेर होता है, वो इस तरह से इतना अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होता है, वो बड़े जगह पे काम करते रहता है। लेपर्ड कहीं भी, और देखो जहां ह्यूमन हैबिटेशन है, जहां गंदगी है, जहां इजी फूड अवेलेबल है, वहां तेंदुआ आएगा। उसे चूहा चलेगा, उसे मुर्गा चलेगा, ओके। उसे भेड़ बकरी चलेगी, उसे कुछ भी चल जाता है। इससे अपॉर्चुनिस्टिक एनिमल। तो इसीलिए हमें संभाल के रहना चाहिए, और इसीलिए वो टर्म जो हम लोगों ने कॉइन की थी, लिविंग विद द लेपर्ड्स, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टर्म। तो हम लोगों ने ये Choose the सोच best. लेना चाहिए कि ये किस तरह से प्रॉब्लम कम किया जा सकता है। ओके। जैसा बोला था, इन फील्ड एक्सपीरियंस वाले लोग ही सब कुछ सोच करके, सब कुछ देख परख करके इस चीज़ का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उनका एक सेंटेंस आप समझिए कि आप ऐसा कुछ भी काम मत करिए जो लेपर्ड को अच्छा लगता हो, तो लेपर्ड अपने आप नहीं आएगा। खाली इस सेंटेंस से आप लेपर्ड और मैन के कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं और उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सोचा कि आप, मैं और हम में से काफ़ी सारे लोग जो वाइल्ड लाइफ, नेचर और इनके कंजर्वेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अधिकतर लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जो जंगल के आसपास नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ ऐसे एफ़र्ट्स नहीं दे सकते। तो मैंने लिमे साहब से पूछा कि हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, क्या एफ़र्ट्स दे सकते हैं जिनकी वजह से हमें एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगे कि हमने भी जंगल के लिए, जानवरों के लिए कुछ किया है। तो इसका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। हम लोग एज ए कॉमनर क्या कर सकते हैं? जो लोग वहां पे नहीं रहे उस एरिया के आसपास में, बट हम लोग शहरों में बैठे हैं, हम लोग सिटीज में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, तो बिल्कुल अगर सही हम बात। लोग कुछ चाहें कि किसी को अवेयर करना हो, हम लोगों के आसपास के गांव के लोग हैं उनको अवेयर करना हो, नॉट इवन खाली लेपर्ड के केस में नहीं। अब जैसे वडोदरा है, वडोदरा के आसपास में मगर काफी ज्यादा है। मगर का है, और वहां मेरे ख्याल से कोई तो एनजीओ, बहुत अच्छी एनजीओ ने काम भी वहां अच्छा किया है हाँ। कि हाउ टू कोएग्जिस्ट विद क्रोकोडाइल्स। यस यस। नहीं, एज अ कॉमनर आई विल टेल यू द सेम थिंग। हमने जो प्रोजेक्ट 2011 में किया था, उसका जो सक्सेस है अर्पित, वो यही सक्सेस है। मैं तो वहां से चला गया 2013 में। मेरा जो सक्सेसर आया था, मेरा ही बैचमेट था, चंडीगढ़ से है वो। उसने भी यही कहा, मैं वाइल्ड लाइफर तो हूं नहीं, लेकिन तुमने जो शुरू किया मैं उसको चालू रखूंगा। उसके बाद में भी जो लोग हैं सबने चालू रखा। अब वो कौन संभाल रहे हैं? वो सब जो काम चल रहा है वो सभी एनजीओज करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। जो लोग संजय गांधी नेशनल पार्क के बाउंड्री पे रहने वाले बड़े बड़े सोसाइटी है, वहां के तुम जैसे कुछ लोग मेरे पास आए थे कि सर हमको ये बड़ा अच्छा लगा सुन के, हम इसमें काम करना चाहते हैं, हम सैटरडे संडे आएंगे और काम करेंगे। हम उनके लिए कोई पैसा नहीं देते, कोई मुआवजा नहीं देते, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देते। वो खुद आते हैं, सोसाइटी में चले जाते हैं, सैटरडे संडे सोसाइटी की मीटिंग लेते हैं, बच्चों से बात करते हैं, फिल्म दिखाते हैं, और ये जो पूरे प्रोजेक्ट की स्टोरी उनको बताते रहते हैं कि लेपर्ड से या किसी भी वाइल्ड लाइफ से हमला होने से खुद को बचाना है, तो ये सारी चीजें को। और मैंने कहा ना, लेपर्ड का हमला हो ना हो, वाइल्ड लाइफ ना हो, ये हमारा काम पिछले 15 साल से रेगुलर चल रहा है। और ये होना चाहिए ना कि सरकारी लोग एनजीओ, अब मानो कैसे रात को 11 बजे फोन आ गया मेरे पास कि सर यहाँ हमने लेपर्ड देखा है, तो हमारे लोग ये बताया था कि आप कल सब लोग रहो 10 बजे आपके हॉल में इकट्ठा हो जाओ, कोई ना कोई हमारे यहाँ से आएगा। अब फॉरेस्ट वाले ऑफिसर को मानो टाइम नहीं है, तो मैं फोन करूंगा, अर्पित तुम तो ये सब जानते हो यार, तुम तो मेरे वॉलंटियर हो, इस जगह पे जाके कल काम करोगे? अब अर्पित अगर फ्री है तो कहेगा हाँ मैं करता हूँ, या बोलेगा सर मैं नहीं हूं, मैं सोनू को बता देता हूँ, अभी सोनू वहां चला जाएगा। तो बहुत सारे कॉमनर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जाके वहां काम करते हैं। कल ही मैंने एक का मैसेज देखा कि सर आप मुंबई कब आ रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में जा रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। एक आदमी तो कह रहे सर मेरा बच्चा भी कॉलेज उसका पूरा हो गया, वो भी काम कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप जुड़ते जाओ कारवा बनता जाएगा, वैसे ये हमारे उसी तरह से चल रहा है। और एज अ कॉमनर आप लोग इसे समझ सकते हो, और अवेयरनेस का जो काम है, क्योंकि अवेयरनेस देखो ये ऑल द ईयर वाला काम है, अवेयरनेस बंद नहीं हो सकता। अगर 10 दिन अगर मेरे लोग दिखाई नहीं देना आजू बाजू के एरिया में, कहते अरे गए का फॉरेस्ट वाले, क्या प्रॉब्लम हुआ करके। तो काम करने के लिए आप लोग यही काम कीजिए, अवेयरनेस के अगर आप जुट जाओगे, या किसी को ये चाहते हो कि सर हमें पूरा प्रोजेक्ट समझना है, तो कभी भी आप लोग मुंबई आ सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क वैसे भी फॉरेस्ट ऑफिसर, दे विल बी ऑलवेज देयर, वेटरनरी ऑफिसर है,
और मुझे कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि जो काम हमने 14 साल पहले शुरू किया, हर कोई वहां दिल से काम करता है। अब कभी भी आप आ जाइए संजय गांधी नेशनल पार्क, किसी भी हमारे आदमी से मिले कि भैया आपकी रेस्क्यू टीम कहाँ है, आप जब मिलेंगे रेस्क्यू टीम से, यू विल फील सो हैप्पी। हर आदमी आपसे आके बात करेगा कि सर शुरू क्या था 11 में और अब क्या हालत है। अब क्या हालत है। तो अवेयरनेस क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग। आप मीडिया को जानते हैं तो आप मीडिया के सामने जा सकते हो, उनको एक्सपीरियंस बता सकते हो, मीडिया वालों को ला सकते हो। देखो आजकल ये सोशल मीडिया जो है ना, दैट क्रिएट्स अ हेल लॉट ऑफ इम्पैक्ट। वो लोग अगर हमेशा पॉजिटिव बताते रहेंगे लोगों की यस ऐसा भी होता है, ये भी हम लोग कर सकता है, तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमें समझ में आया कि लिविंग विद द लेपर्ड्स क्या है। हम इस टॉपिक को जितना छोटा समझ रहे थे, ये उतना छोटा नहीं है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा गहराई है और उतनी ही गहराई से लिमय साहब ने हमें ये चीज़ समझाई। वापस से बहुत बहुत धन्यवाद लिमय साहब का कि उन्होंने हमें इतना ढंग से ये चीज़ समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर कुछ सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।